मच चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2021 के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेजर एलोकेशंस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ये जो इतने भी फिगर्स दिए हैं ये करोड़्स में दिए हुए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 54581 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 73932 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 93224 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। तो आप ये फिगर देख रहे हो कि एडुकेशन में अच्छा खासा अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो खर्च हुए हैं 1,10,055 करोड़ रुपीज़। तो रेलवे का बजट देख लो और एडुकेशन का बजट देख लो, थोड़ा बहुत का फ़र्क है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ में ज़्यादा खर्च हुए हैं 1,18,101 करोड़। दैट इज़ अ गुड फिगर, क्योंकि रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बिल्कुल इंटरनल कनेक्टिविटी जो होती है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ही होती है। रेलवे तो मतलब मेजर सिटीज़ को कवर करता है, बट माइनर सिटीज़, सिटी टू सिटी, विलेज टू सिटी, ये तो बस रोड ट्रांसपोर्ट ही कवर करती हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए इसमें ज़्यादा एलोकेशन होता है ऐसा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1,31,531 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1,33,690 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1,66,547 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,56,948 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि सबसे बड़ी एलोकेशन होती है, इसमें 4,78,196 रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है। और अभी बात चल रही है AF-15 लेने की अमेरिका से, तो एलोकेशन ज़्यादा होना था, पहले से ही पता था इसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि बजट के लिए रुपीज़ आते कहाँ से हैं और कितने कितने परसेंट आए हैं इस बारी। तो पहला है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 5%। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो कि सरकार, किसी को लोन दिया था सरकार ने, तो उससे इंटरेस्ट आ रहा सरकार के पास, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सरकार ने कुछ पैसे दिए थे वो वापस आ रहे हैं। तो ऐसे जो पैसे वापस आ रहे होते हैं उसको कहते हैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो कि 1 साल के पैसे नहीं होते, वो 2-3 साल के पैसे होते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट मतलब 2-3 साल के पैसे, ठीक है। इनकम टैक्स से 14% इनकम हुआ है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8% का इनकम हुआ है। कंपनी से जो टैक्स वसूल की जाती है उससे 13% का इनकम वसूल हुआ है। GST से 15% आया है, कस्टम से 3%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6%, और ये जो अदर सोर्सेस हैं, अदर लाइबिलिटीज़, उससे 36% आए हैं। ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की, 36%, जो कि मुझे लगता है कि वो इनकम यहाँ से आना चाहिए। अगर जिस दिन एक्साइज से और कस्टम से और इनसे आने लगा पैसा, तो आप समझो तो कि मतलब डेवलपमेंट सही मायने में हो रहा है। अब देखो कि रुपीज़ खर्च कहाँ कहाँ पे हुई है। देखते हैं, पेंशन में 5% सरकार ने खर्च किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, स्पॉन्सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसमें 9% खर्च की गई है। और सब्सिडीज़ पे 8% और डिफेंस पे भी 8% है। मतलब सब्सिडीज़ में कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च की जा रही है। जो सरकार ने बोरो किए थे पैसे, उसके इंटरेस्ट में 20% खर्च हुआ है। स्टेट को जो सरकार ने शेयर किया था उसमें 16% खर्च हुआ है। एंड फाइनेंस एंड कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 10% खर्च हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें 14% खर्च हुआ है। अब ये भी देख लो कि बजट एट ए ग्लांस कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ है, ठीक है। ये करोड़ में फिगर दिया हुआ है। पहले तो ये देख लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो कि कहीं से भी अगर आपको इनकम आ रहा है तो वो पर ईयर आएगा, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि ये एवरी ईयर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो जो टैक्स जो होते हैं वो हर साल आते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि सरकार ने कहीं पे बॉन्ड इशू किया, उसमें जो पैसे आए, तो ये हर साल रिपीट नहीं होता, ये रिपीटिंग नेचर का होता है, ठीक है। हर बार आता है। इसलिए आप देख लो इसमें कि इसमें कलेक्शन ज़्यादा होता है एंड कैपिटल रिसिप्ट में कलेक्शन कहीं ना कहीं कम होता है हमेशा, ठीक है। अब ये देख लो कि ये इस साल बढ़ा है और कैपिटल रिसिप्ट इस साल घटा है। कैपिटल रिसिप्ट घटना बेशक, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से घटा ही है। अब दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो एवरी ईयर हम जिस चीज़ पे खर्च करते हैं, मतलब वो हर साल खर्च होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको जो सैलरी पे की जाती है, और भी बहुत तरह के जो खर्च होते हैं जो कि हर साल हर महीने होता है, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उस पर जो खर्च हुआ 2929,000 करोड़ रुपीज़ का, और ये देख लो ये कुछ कम हुआ है, पहले से हल्का सा कम हुआ है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है कि हर साल ये खर्च नहीं होता है, मतलब हर साल एक ही चीज़ पे खर्च नहीं होता है। जैसे सैलरी तो है, हर बंदे को हर साल देना पड़े, हर महीने देना पड़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे आपने कहीं पे रोड बना दिया, तो एक बार जो आपने खर्च कर दिया वो 5 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट, 5 साल 10 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके पास। तो इस टाइप के जो खर्च होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है। तो ये देखोगे आप कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एलोकेशन की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है वो ज़्यादा होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले, और हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी रोड को ही बस बनाने पे बूस्ट नहीं होगा, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ होती है, इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होगा, जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, मैं उस पर डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो मैं चाहता नहीं ज़्यादा बड़ा हो। आप ये देख सकते हो कि जीएसटी की जो कलेक्शन हुई है, ये 2020-21 का जो फिगर है वो ग्रीन में दिया हुआ है, और ये जो 2019-20 का जो फिगर है वो ये लाइन है जो 2019-20 का जो फिगर है उसके बारे में दर्शा रही है। अब देख लो अप्रैल के महीने में 2020-21 में जो है रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ। ये जो गैप देख रहे हो आप, इसके पीछे का जो रीज़न है वो है पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक की वजह से जो कलेक्शन कम हुआ, क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो सप्लाई पे होता है। जब सप्लाई ही नहीं हो तो जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे कलेक्शन कम हुआ। बाकी आप देख सकते हो जो 2019-20 में जो कलेक्शन इस तरह से जा रहा था, 2020-21 में ये कलेक्शन इसको भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। एक मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखोगे ये जो 2000 ये है 2019-20 का कलेक्शन, ठीक है, और ये है 2020-21 का कलेक्शन, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, देखने को मिला। अभी उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताऊंगा कि इंक्रीज इन ड्यूटी कर दी गई है, ड्यूटी, ठीक है। कि अगर बाहर से आप सोलर इन्वर्टर्स मंगाते हैं तो उस पर ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डोमेस्टिक में जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रमोशन मिलेगा। हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये कदम है, ठीक है। अब बताते हैं आपको टैक्स प्रपोजल्स। टैक्स में कुछ चेंजेस की गई हैं। सबसे पहला चेंजेस तो जो आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसका एज 75 ईयर्स एंड अबव है तो उसको इनकम टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बस मतलब ये है कि अगर जो सीनियर सिटीजन है 75 ईयर्स एंड अबव और उनका सोर्स ऑफ इनकम है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक में एफडी किया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इस दो तरह की इनकम है, तो आपको इनकम रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक जो होंगे वो आपका टीडीएस काट लेंगे पहले ही अपने आप, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीजीबीपी से इनकम आ रहा है, कोई किसी और सोर्स से इनकम आ रहा है, तो उसमें उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है एक और डेटा। 2014 में जो हमारा नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल्स थे वो 3.2 के करीब थे, 3.2 करोड़ के करीब। वो 2020 में हो चुका है 6.5 करोड़ के करीब, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 6 साल में ये डबल हो चुका है, ठीक है। तो ये अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रिड्यूसिंग टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट। अक्सर आपने सुना होगा कि जो असेसिंग ऑफिसर जो होता है हमारा, वो कभी भी चाहता है, जब चाहे तो असेसमेंट खोल देता है, हमारा रीओपन कर देता है, ठीक है। तो उस टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि बिज़नेस, ईज़ ऑफ बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि जितना कम रेगुलेशन होगा उतना बेटर बिज़नेस परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जो कि आपके जो इशूज़ हैं उसको सॉल्व करेगी। और एक है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को फेसलेस बना दिया गया है, तो इसमें करप्शन का कोई चांस ही नहीं बनता। आपने देखा होगा, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो कि पहले
घर वाले होंगे जो कि मतलब पहले इनकम टैक्स भरते थे, तो उनको जो क्लेम वापस मिलता था, TDS TCS जो कट गया वो वापस मिलता था क्लेम, तो उस क्लेम को वापस लेने के लिए भी आपको घूस देना पड़ता था, करप्शन करना पड़ता था। तो अब जो मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि आपके अकाउंट में खुद ही खुद आ जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो भी मतलब इंस्टेंट रिटर्न मिलता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये फेसलेस कर देने से करप्शन और कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं टैक्स पेयर्स ऑप्टेड फॉर टैक्स। एक स्कीम लाया था सरकार ने, टैक्स डायरेक्ट टैक्स विवाद। ठीक है, इसमें ग्रोथ हुआ है काफ़ी अच्छा। अब जो टैक्स ऑडिट होती है उसको उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अगर आपका 95% ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल मोड में होता है तो उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और है पहले जो प्री फाइलिंग में कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में नहीं आता था, वो उसमें अब कवर होगा। और अगर आपने लोन लिया है अफोर्डेबल हाउस के लिए परचेज करने के लिए, तो 1.5 लाख तक का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अगर आपने लोन लिया है 31 मार्च 2022 से पहले। और एलिजिबिलिटी ऑफ क्लेमिंग टैक्स हॉलीडेज एक्सटेंडेड टू बाय 1 ईयर, तो ये भी बहुत अच्छा है स्टार्टअप्स के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप देख लो, 2021-22 में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। जिस तरीके से हमारा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपको मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और बाहर से FDI आता है, और फॉरेन कंपनी जो है अट्रैक्ट होती है। अभी के टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट देख लो, फिस्कल डेफिसिट जो है मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार खर्च नहीं कर पाती। फिस्कल डेफिसिट में इतना है कि इनकम जितना है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट 2020-21 के RE में बढ़ गया था। ये इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मतलब माइनर गैप रहना चाहिए 4% 5% का। तो ये वाला फिगर मैं आइडल मानता हूँ। ठीक है, तो इस फिगर में ही होना चाहिए कहीं पे। ये अभी भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए, बट ठीक है। ये है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आपको पता है कि इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हैं, तो रिच इन ह्यूमन कैपिटल है इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को रिवैम्प किया गया है, और 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। 750 एकलव्य स्कूल्स बनाए गए हैं ट्राइबल एरियाज़ में, तो इससे मतलब बूस्ट होगा काफ़ी हद तक, बट दैट इज़ नॉट इनफ, वी स्टिल नो दैट। स्किल्स में देख लो आप, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग को और ग्रेजुएट्स को, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है कि पार्टनरशिप की गई है यूनाइटेड अरब एमिराट्स एंड जापान से, कि डेवलपमेंट इन स्किल्स होना चाहिए और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब देखो, ये जो एक्सपेंडिचर की गई है GDP में एडुकेशन के लिए, तो देख लो 20-21 में जो परसेंटेज ऑफ GDP का जो एक्सपेंडिचर हुआ 3.5 था। आई डोंट नो कि 20-21 में 3.5 कैसे हुआ, जब लॉकडाउन था, एडुकेशन हुआ नहीं। हाँ, सैलरी मिली होगी और क्या, तो 3.5 हुआ है। अब आने वाले टाइम पे देखते हैं और कितना होता है, और इसका कितना यूज हो पाता है एक्चुअली में। अब देख लो, जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाई गई है, इसमें एक था कि लोकल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होती है, कि किसी भी हिंदी या इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, इससे क्या होता है कि लोकल लोग भी इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, तो इसको बूस्ट किया गया है। अब जो डीप ओशन मिशन फॉर ओशन, ठीक है, कि मतलब समुद्र में खोज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी के एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसमें भी किया गया है खर्च। ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी सरकार के पास स्कीम है। पहला तो है वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, दूसरा है कि एक पोर्टल लॉन्च करेगी जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, जिसमें वो हेल्प करेगा, और सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। हाँ, ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहले जो स्वामित्व स्कीम था, जो आपने सुना होगा, ये अब सारे स्टेट्स को दी गई है, जो पहले सारे स्टेट्स में कवरेज नहीं था इसका। दूसरा है
ग्रीन स्कीम जो कि 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज़ कर दिया गया है, और 1000 मंडीज़ को ई नैम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसका डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और देखोगे एमएसपी में, ठीक है, एमएसपी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये जो रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये है पैडी के ऊपर। तो 2014 ये है, आई यूज़ द वर्ड 2014 बिकॉज यहाँ पे एक गवर्नमेंट की चेंजेस आई थी। देख लो 2014 तक ये जो फिगर था पैडी पे जितने एमएसपी दी जाती थी वो लगातार बढ़ा है, देख सकते हैं आप, ये बढ़ता ही जा रहा है। और जो ये ब्लू लाइन है ये व्हीट की है, ये काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी मनमोहन सिंह की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। अब ये देख लो ये भी बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें भी एमएसपी में भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अब ये देख लो फिशेस का प्रोडक्शन, फिश का प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है, और मिल्क का भी ग्रोथ हुआ है, पर मिल्क में ग्रोथ की ज़रूरत ज़्यादा है, तो आई थिंक कि मतलब इसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स और मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, हाँ। अर्बन डेवलपमेंट, शहरों में क्या विकास होगा। पहली बात तो ये है कि जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई होगा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बहुत पहले से हो जाना चाहिए था ये। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, 1,41,678 करोड़ रुपये खर्च होंगे अगले 5 साल में। फिर 2,217 करोड़ रुपीज़ फॉर 42 अर्बन सेंटर्स फॉर टैकल एयर पोल्यूशन। बहुत ज़रूरी था ये एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट इतनी अवेयर नहीं थी पहले। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रहा है, जिसमें कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक है मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो फॉर टायर 2 एंड टायर 1 सिटीज़। छोटे शहरों के लिए मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो लाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन और ईजी होगा और क्विक होगा। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देख सकते हो कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 22 रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में सबसे ज़्यादा था 30 किलोमीटर पर डे ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। आई थिंक कि नितिन गडकरी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया रोड कंस्ट्रक्शन पे। हाँ, अब देख लो कि 2030 तक रेलवे ने प्लान किया है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन बनाएंगी, और 2050 तक ट्रैफिक को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेगी। और टू इंक्रीज मॉडल शेयर ऑफ रेल इन फ्रेट फ्रॉम 27% to 47%। कि जो अभी जो यातायात के जो ट्रेन यूज़ होते हैं, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस, लोकल, उससे बस 27% इनकम आती है। तो सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, 45% इनकम जनरेट करेगी यातायात वाले ट्रेन से और फ्रेट से। अब देखो क्या होता है। PLI हेल्थ आउटले, हाँ, तो प्राइवेटाइजेशन की बहुत बात होती है। सरकार खुलकर कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन होगा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स का, गवर्नमेंट में रिफॉर्म आने वाली है। और बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना बोरोइंग लिमिट है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। और एनर्जी में लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, उसे कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स, ज़्यादा वो जो दिक्कत वाली नहीं होगी। क्रॉस सब्सिडी को रिडक्स किया जाएगा। कमर्शियल कोल माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर की भी बता दूं आपको। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स में है कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू फार्मर्स, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अमेंडमेंट्स टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स। देखो क्या रिफॉर्म होगा इसमें एक्चुअली जो है ना, कि मतलब इसके नोटिफिकेशंस आएंगे आने वाले टाइम पे, तो इस पर ज़्यादा कुछ बताया नहीं आ सकता अभी। वैक्सीन की बात करूं तो गवर्नमेंट खर्च करने वाली है 35,000 करोड़ रुपए ऑन कोविड-19 वैक्सीन 2021-22। ठीक है, आगे देखा हूँ NIB प्रोजेक्ट्स बाय सेक्टर, सेक्टर वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बता दिया। हाँ, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब आपको डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। गॉज रूट्स
पे बाई 2023 तक। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी भी था। और है कि इंडिजीनियसली जो इंडिया, मेड इन इंडिया जो इंजन्स होंगे वो डेवलप करेंगे, और ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा बाई 2013। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे बूस्ट मिलेगा मेक इन इंडिया को। और ये एक बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन विल बी लॉन्च्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में सारे नोटिफिकेशंस। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।